हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी पर। मैं हूं मनीष अग्रवाल और इस वीडियो में हम जानेंगे आर्टिकल 16 के बारे में। आर्टिकल 16 क्या कहता है। आर्टिकल 16 राज्य के अधीन कोई भी पद, कोई भी सार्वजनिक पद, कोई भी गवर्नमेंट पद जिनमें सभी व्यक्तियों को जो भारत के नागरिक हैं नौकरी पाने का सभी को समानता का अधिकार होगा। आर्टिकल 16 कहता है कि राज्य के अधीन जो सभी प्रकार के सार्वजनिक पद हैं, सरकारी पद हैं, उनमें सभी व्यक्तियों को नियुक्ति होने के लिए सभी व्यक्तियों को नौकरी पाने का संपूर्ण अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, भेद, निवास या उद्भव के आधार पर किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। हालांकि आर्टिकल 16 भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। यह भी आर्टिकल 14, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 की तरह इसमें भी कुछ दोष हैं, एक्सेप्शन है। चलो उनको हम जान लेते हैं इसमें क्या एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन ये है कि संसद के पास यह अधिकार है कि वह किसी क्षेत्र विशिष्ट को उठाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए, उसके लिए कुछ ऐसी नौकरियां दे सकता है, कुछ ऐसी नौकरियां, सार्वजनिक नौकरी ऐसी बना सकता है जो उस क्षेत्र के लिए आरक्षित की जा सकती हैं। हालांकि इन नौकरियों में, हालांकि इस प्रकार की जो नौकरी संसद देगा उनमें जो क्षेत्र होंगे उन क्षेत्रों की जो बात होगी वो संसद निकालेगा। दैट मीन्स कि संसद डिसाइड करेगा कि किस क्षेत्र को इस प्रकार के जो सार्वजनिक पद हैं उनमें आरक्षण देना है और किस क्षेत्र को नहीं देना। और जो नौकरियां होंगी वो राज्य की होंगी, लेकिन जो डिसाइड करेगा वो संसद करेगा। इस प्रकार जो हमारे जो अभी तक पूरे इंडिया में दो ही ऐसे राज्य हैं जिनके जो क्षेत्र हैं वो उस निवास के, वहाँ के लोगों के निवास के ही आधार पर आरक्षित किए गए हैं। इसको हम आर्टिकल 33 के नाम से जानते हैं। और ये है हमारे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ही हमारे भारत के राज्य क्षेत्र के दो ऐसे राज्य हैं जिनके जो क्षेत्र के जो लोग हैं उनको निवास के आधार पर आरक्षित किया गया है। कुछ नौकरियां हैं उनके लिए आरक्षित की गई हैं, क्योंकि यहाँ के जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो थोड़े वीक हैं। उनकी मतलब जो मेनलैंड के जो आदमी हैं, लोग हैं, जो साधारण आदमी हैं, उनसे थोड़ी इनकी जो लेवल है अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से यहाँ के जो क्षेत्र हैं, उन जो जिले हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए कुछ नौकरियाँ आरक्षित की हुई हैं। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 16(4). इनको हम क्लॉज बाय क्लॉज समझते हैं तो अच्छा रहेगा, जिससे हम जल्दी समझ सकते हैं और मेरे लिए भी इजी रहेगा इनको पढ़ाना। कहता है कि राज्य के पास यह अधिकार है, राज्य के पास यह अधिकार है कि वह कुछ सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको उठाने के लिए कुछ नौकरियों में रिजर्वेशन दे सकता है। उन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए कुछ नौकरियां आरक्षित की जा सकती हैं। अन्य पिछड़े वर्ग में हमारी आती हैं SC, ST एंड OBC। इस प्रकार के अधिकार राज्य के पास होने, राज्य सरकार के पास या उसके सरकार के पास होने की वजह से सन 1979 में जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने मंडल आयोग का गठन किया जिसमें BP मंडल थे, वो इस मंडल के अध्यक्ष थे। इसी वजह से इसे मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। इसको मंडल आयोग इसको नियुक्त किया गया था सन 1979 में। ठीक है, सन 1979 में मंडल आयोग को नियुक्त किया गया था हमारे जो प्रधानमंत्री थे उस समय के मोरारजी देसाई ने। और इसको कार्य सौंपा गया था कि SC, ST जो कि अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों में ही शामिल किए गए थे, उनसे अतिरिक्त जो OBC में आने वाले जो जातियां हैं, जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं, सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़ी जातियां हैं, उनको एक लिस्ट बनाई कि कौन कौन सी जातियां हैं जो पिछड़ी हुई हैं। ऐसा जो काम है वो मंडल आयोग को सौंपा गया। मंडल आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट है वह 1980 में सौंपी। इसने बताया कि हमारे पूरे भारत में 3743 ऐसी जातियां हैं जो अन्य पिछड़ी जातियों में आती हैं। सामाजिक और शैक्षिक रूप से ये जातियां क्या हैं, पिछड़ी हुई हैं, जो कि उस समय की कुल आबादी की 52% थी। इस आयोग ने अपनी सिफारिश दी कि 27% जो आरक्षण है OBC के लिए नौकरियों में दिया जाना चाहिए। इस आयोग ने अपनी क्या सिफारिश दी, इस आयोग ने सिफारिश दी कि जो 52% आबादी अन्य OBC की है उनमें से 27% जो है उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन इस आयोग की रिपोर्ट से पहले ही क्या होता है कि जो मोरारजी देसाई की जो सरकार है उस समय सरकार क्या होती है, गिर जाती है। सरकार
मोरारजी देसाई जी की जो सरकार थी जनता दल की, वो गिर जाती है। उसके बाद आती है हमारी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इस आयोग पर कोई रिपोर्ट नहीं लेती है। उसके बाद राजीव गांधी आते हैं, वो भी इस रिपोर्ट पर कुछ नहीं लेते हैं। उसके बाद 1991 में नरसिम्हा राव जी की सरकार आती है। नरसिम्हा राव जी की सरकार आती है 1991 में। वह इस आयोग की रिपोर्ट को पढ़ते हैं और इसमें कुछ चेंज करते हैं। इसमें वो 2 चेंज करते हैं। पहला चेंज करते हैं कि जो आरक्षण दिया गया है 70% जो आरक्षण ओबीसी के लिए दिया गया है, वह आरक्षण क्रीमी लेयर को नहीं दिया जाना चाहिए। क्रीमी लेयर को इसका जो आरक्षण का जो बेनिफिट है वो नहीं होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि इसी के साथ साथ 10% जो आरक्षण है वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से वीक सेक्शन है, उन लोगों के लिए 10% आरक्षण की इन्होंने मांग की, इन्होंने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए। उसके बाद क्या होता है, 1992 में यह केस जाता है कोर्ट में। 1992 में यह केस किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, ये केस जाता है। इसी केस को हम मंडल केस के नाम से जानते हैं। इसी केस को हम 1992 में यही केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है। इस केस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। इस केस को हम मंडल केस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो 27% जो ओबीसी में जो आरक्षण दिया जा रहा है वो वैध है, वो संवैधानिक है। लेकिन जो 10% आप जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, उनको आप 10% आरक्षण देने की मांग कर रही हो, वो गलत है, वो असंवैधानिक है। हमें ऐसा आरक्षण है नहीं दे सकते। लेकिन क्या होता है कि इसी के साथ हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है कुछ शर्तें रखता है ओबीसीज के लिए। ओबीसीज को 27% आरक्षण दिया जा रहा है, उसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट कुछ शर्तें देती है। पहली शर्त देती है कि इस प्रकार का जो आरक्षण होगा, 27% जो ओबीसीज के लिए जो आरक्षण होगा, वह जो क्रीमी लेयर ओबीसी में जो क्रीमी लेयर के जो लोग हैं उनको इस प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं होगा। नो बेनिफिट फॉर द क्रीमी लेयर, इस प्रकार का कोई बेनिफिट क्रीमी लेयर को नहीं दिया जाएगा। दूसरा इन्होंने कहा कि जो प्रमोशंस वगैरह होंगे, ये रिजर्वेशन दिया जा रहा है बस नौकरी दिए जाने के लिए दिया जा रहा है। नौकरी, एक बार आपकी नौकरी लग जाएगी तो इस प्रकार का रिजर्वेशन नहीं, रिजर्वेशन नौकरी तक है। रिजर्वेशन ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन है वो नौकरी के लिए है। प्रमोशंस में किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। नो रिजर्वेशन, प्रमोशन में किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तीसरी इन्होंने जो बात कही हमारी उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने, तीसरा ये कहा कि जो रिजर्वेशन होगा नॉट एक्सीड 50%, जो रिजर्वेशन होगा वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन कुछ कंडीशंस में आप 50% से ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन मोस्टली 50% के भीतर ही रिजर्वेशन होना चाहिए। क्योंकि जो हमारे एससी हैं उनको दिया जाता है 15%, एसटी होते हैं उनको दिया जाता है 7.5%, और ओबीसी तो हमने पढ़ ही दिया है 27%। इस प्रकार का टोटल हो जाता है हमारा 49%, 49.5% रिजर्वेशन होता है। इसके बाद अगला और हमारे सुप्रीम कोर्ट कहता है, वो कहता है, अगला कहता है कैरी फॉरवर्ड रूल। कैरी फॉरवर्ड रूल, इसमें इन्होंने बताया था कि सपोज कीजिए कि जो 50% गवर्नमेंट ने जॉब निकाली है 1000, जिनमें से 50 तो रिजर्व हैं और 50% है वो अनरिजर्व हैं। तो सपोज करते हैं कि जो 50% वो रिजर्व करी हुई जो जॉब है वो फिल नहीं हो पाती हैं, उनमें से 400 तो फिल हो जाती हैं, लेकिन इसी में से 100 अनफिल होती हैं। तो फिर क्या किया जाएगा, इस कंडीशन में क्या किया जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1992 में कि अगर कोई पद अनफिल होता है, पूर्ण रूप से भर नहीं पाता है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगली बार जो भर्ती आएगी उसमें भी 50% ही रिजर्वेशन दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 50% तो वो है ही है, उसके बाद जो ये रहेगा ये 10%, 100 जो है, मतलब 10% और ऐड कर लो, ये वाली जो 100 है उसको हम 10% करते हैं तो 60%। ऐसा नहीं है कि अगली भर्ती आएगी तो उसमें रिजर्व 60% कर देंगे और 40% छोड़ देंगे।
या फिर अलग से इनकी भर्ती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस बात को मना कर दिया। उसके बाद क्या होता है, संविधान की सुप्रीम कोर्ट की इन बातों को सुनने के बाद 1993 में क्रीमी लेयर और अनक्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए हमारी सरकार ने राष्ट्रीय आयोग नेशनल कमीशन का गठन किया था। यह कार्य सौंपा गया था कि जो हर साल जो भर्ती आएंगी उसमें किन किन ओबीसी की कौन सी जातियां हैं, कौन सी जातियों को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए और कौन सी जातियों को क्रीमी लेयर समझकर रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए, इसकी पहचान करने का जो कार्य सौंपा गया था वो नेशनल कमीशन को सौंपा गया था। उसके बाद सन 1994 में संविधान में 76वां संविधान संशोधन अधिनियम सरकार द्वारा लागू किया गया और तमिलनाडु राज्य को 69% आरक्षण दिया गया और इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा गया। 9वीं अनुसूची 1994 में हमारी संसद द्वारा संविधान में 76वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया और तमिलनाडु राज्य को 79% रिजर्वेशन SC ST और OBC के लिए दिया गया। इससे क्या होता है, जो हमारे जो उच्चतम न्यायालय ने पहले कहा था 50% का जो कानून बनाया था उसको तो ये ब्रेकअप कर रहा है, इसको तो तोड़ रहा है, तो इस पर केस हुआ। तो उसके बाद उच्चतम न्यायालय को सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने राजी किया कि देखो जी, हमारे यहाँ पर SC ST और OBC के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, सामाजिक और शैक्षिक रूप से बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, इनके लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी रिजर्वेशन की, तभी वो अपलिफ्ट हो सकते हैं, तभी वो मेन जनरल लोग हैं उनमें आ सकते हैं, अन्यथा वो पीछे रह जाएंगे। इस प्रकार उन्होंने जज को, सुप्रीम कोर्ट को फोर्स किया और थोड़ा मनाया भी, उनको प्यार से समझाया, बताया, इस बात से रूबरू कराया। फिर इसके बाद ये जो अमेंडमेंट है वो लागू किया गया और जो अमेंडमेंट जो लॉ जो बनाया गया था उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा गया, 9th शेड्यूल में इसको रखा गया। 1995 में हमारे संविधान में संशोधन हुआ और इसमें जो हमारे उच्चतम न्यायालय ने जो कि पहले 1992 में कहा था कि किसी भी प्रकार का कोई भी SC हो, ST हो, OBC हो, कोई भी हो, किसी को प्रमोशंस में रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। तो फिर सरकार ने 1995 में 77वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया और जो SC और ST के जो लोग हैं, SC ST के जो लोग हैं उनको नौकरी के साथ साथ प्रमोशंस में भी रिजर्वेशन दिया गया। SC और ST को किसमें? प्रमोशंस में। लेकिन इस प्रकार का जो रिजर्वेशन है, प्रमोशंस वाला जो रिजर्वेशन है वो OBCs के लिए अभी भी लागू नहीं है, अभी भी रिजर्वेशन उनको नहीं दिया गया है, प्रमोशन वाला है। उसके बाद हमारे संविधान में 81वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया और जो कैरी फॉरवर्ड वाला जो नियम है, कैरी फॉरवर्ड रूल को लागू किया गया। कैरी फॉरवर्ड रूल क्या कहता है? इसमें कहा गया कि सपोज कीजिए कि अगर हमारी गवर्नमेंट ने 1000 जॉब्स निकाली हैं जिनमें से 50, 50, 500 रिजर्व हैं और 500 अनरिजर्व हैं। जिनमें से रिजर्व में से सपोज कीजिए 500 रिजर्व की हैं, उनमें से 400 फिल होती हैं और 100 अनफिल हो पाती हैं, अनफिल हैं। तो इन जॉब्स का क्या होगा? तो ये जॉब्स जो 100 जॉब्स हैं वो 100 जॉब्स रह गई हैं, उनकी सरकार जो अगले जो भर्ती आएगी उनमें ऐड कर सकती है। अगले जो चुनाव होंगे 50% प्लस जो 100 जॉब्स के जो पद हैं इनको जोड़ सकती है। लेकिन जो 100 जॉब्स होंगी वो 50% वाले जो क्राइटेरिया दे रखा था कि रिजर्वेशन कोटा 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, उसको उसमें ऐड नहीं करती है। मतलब 50% जो एरिया हमने जो रिजर्वेशन दिया है वो तो है ही है, इसके साथ इसको ऐड नहीं की, इसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।
जो 50% जो दिया रखा है वो तो है ही है, लेकिन जो 100 जो जॉब्स रह गई थी पहली, उनकी भर्ती भी होगी, लेकिन उनकी भर्ती या तो अलग से की जा सकती है या इसका नाम धर के दी जा सकती है कि जो पहले लिखते रह गए थे वही SC ST जो OBC के लोग हैं उनके लिए जो भर्ती होगी, इस तरह दे सकती है। लेकिन इस वाले 50% में इस जॉब से कोई मतलब नहीं है कर रहा है। 51 में यही संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था। दूसरा यह है कि अब सपोज कीजिए कि हर भर्ती में 3-4 भर्ती होती हैं। सपोज कीजिए कि सन 2020 में, 2021 में, 2022 में 100 भर्ती होती हैं, 1000। इसमें से 500 रिजर्व हैं, 500 रिजर्व हैं, 500 500 500 500 इस प्रकार ये रिजर्व हैं। इनमें से ये तो हमने रिजर्व वाली ले ली, ये अनरिजर्व है, अनरिजर्व, ठीक है ना। तो इनमें से ये वाली 400 फिल हो पाती हैं, ये भी 400 हो पाती हैं और ये 300 फिल हो जाती हैं। तो यहाँ से कितनी टोटल 3 साल की जो ड्यूरेशन है इसमें कितनी जॉब बची? 100 पहली में, 100 दूसरी में और 200 तीसरी में। तो टोटल इन 3 साल की जो भर्ती है उसमें 400 भर्तियाँ बची हैं, अनफिल पद हैं, पोस्ट हैं अनफिल। और 3 साल की ड्यूरेशन में 400 पद रिजर्व किए गए थे जो कि अभी अनफिल है। तो सरकार क्या कर सकती है? सरकार ऐसा भी कर सकती है, इन 400 पद को एक इकट्ठा करके 3 साल बाद एक ऐसी भर्ती निकाल सकती है जो कि ओनली रिजर्व के लिए होगी। क्या होगी? जो अगली जो भर्ती होगी ओनली रिजर्व के लिए ही होगी। उसके बाद आर्टिकल 16 क्लॉज 5 क्या कहता है? 16 क्लॉज 5 कहता है कि ऐसी कोई धार्मिक स्थल, धार्मिक मंदिर, मस्जिद, चर्च, कोई भी ऐसा धार्मिक स्थल जो कि राज्य के कार्य क्षेत्र में आता है, राज्य के अंतर आता है, तो राज्य ऐसे कार्यों पर, ऐसे धार्मिक स्थलों को चलाने के लिए जो भर्ती करेगी, ऐसी भर्ती करेगी, तो उसके लिए वो रिलीजियंस के लिए या कास्ट के लोगों को बुला सकती है, उसी सेपरेट कास्ट के लोगों को बुला सकती है। मंदिर है उसमें कोई भर्ती करनी है तो उस मंदिर के लोगों के लिए, मतलब हिंदुओं को बुलाएगी। मस्जिद है तो मस्जिद के हिसाब से लोगों को बुलाएगी। चर्च के लोग हैं तो चर्च के लोगों को बुला सकती है। इस प्रकार का प्रावधान आर्टिकल 16 क्लॉज 5 में कहा हुआ है। उसके बाद 16 क्लॉज 6 आता है। 16 क्लॉज 6 में क्या है? हमारे संविधान में सन 2019 में हमारे संविधान में 103वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया। इसमें क्या है कि जो एक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, EWS के जो लोग हैं, उनको 10% रिजर्वेशन दिया गया। ऐसा क्यों किया गया भाई? आप ही देख लो, SC वाले हैं, ST वाले हैं और OBC वाले हैं, इनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। लेकिन जो उच्च जाति के लोग हैं लेकिन वो आर्थिक रूप से फाइनेंशियल कंडीशन उनकी डाउन है, तो भाई उनके लिए भी तो कुछ प्रावधान किए जाने चाहिए। इस वजह से सन 2019 में हमारे संविधान में 103वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया। अब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्हें 10% रिजर्वेशन देने का प्रावधान लागू किया गया। हालांकि इस प्रकार का जो प्रावधान था 10% हमने पहले भी देखा था 1992 में, जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उन्होंने भी इस प्रकार का प्रस्ताव रखा था। लेकिन उन्होंने प्रस्ताव रखा था, वो गवर्नमेंट ने सीधे कहा था, जो एक्सक्लूड जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने अपनी राय रखी थी, अपने विचार रखे थे, लेकिन संसद द्वारा इस प्रकार का कोई कानून लागू नहीं किया गया था। लेकिन 2019 में क्या होता है? संसद कानून लागू करती है, संविधान में संशोधन करती है, इस प्रावधान को संविधान में जोड़ती है। इस वजह से उच्चतम न्यायालय इस कानून का विरोध नहीं करता है और सन 2019 में 10% आरक्षण है, वो आर्थिक कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको 10% आरक्षण रिजर्वेशन दिया जाता है नौकरियों में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।